नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एस न्यूज के इस लाइव अंक में। बात राजनीति की हो तो कहीं ना कहीं गांधी जी के तीन बंदर याद आ जाते हैं। आंखें बंद, कान भी बंद, मुंह भी बंद। जब राजनीति ये लबादा ओढ़ ले कि वो कुछ नहीं देख सकती, कुछ नहीं सुन सकती, कुछ नहीं बोल सकती, और चंद व्यक्ति ऐसे हो जाए कि वो सब कुछ हैं, तो आप ये समझिए विनाश काल सामने है। बिल्कुल विनाश काल सामने है। जैसे जैसे निरंकुशता बढ़ती है, जैसे जैसे क्रूरता बढ़ती है, वैसे वैसे समाज के अंदर कुछ नए अंकुर फूटते हैं। ये वो अंकुर होते हैं जो बदलाव के अंकुर होते हैं, जो शायद आज हमें वृक्षों के रूप में नजर नहीं आते, लेकिन प्रकृति की संरचना में उनका जो जन्म होता है वो आज से कुछ वर्षों बाद के लिए होता है, जब वो भी पूर्ण वृक्ष के रूप में विकसित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का निर्माण करते हैं। आज पूरे विश्व में मैं जहां देखता हूं तो मुझे सिवाय क्रूरता और निरंकुशता के कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ भारत में ही चुनाव नहीं है, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जनवरी में चुनाव है अगले महीने। और जिस किस्म का रक्तपात हमें वहां देखने को मिल रहा है, कत्लो गारत देखने को मिल रही है, वो शायद पिछले, मुझे लगता है कि जब 1971 में वो आजाद हुए थे उसके बाद कभी देखने को नहीं मिली। जिस हिसाब से शेख हसीना वहां पर एकदम एक निर्दयी शासक के रूप में उभर के आई हैं और लगभग 1100 लोगों को कन्विक्ट करके जेल में डाल दिया है, जो कि बीएनपी के हैं, जिनकी प्रमुख खालिदा जिया भी हैं, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। और अमेरिका का बहुत बड़ी दखलंदाजी है उस चुनाव के अंदर। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि खालिदा जिया आए और शेख हसीना ना आए, लेकिन जिस हिसाब का वहां पर खून खराबा है, रक्तपात है, उसी रक्तपात को के चलते पिछले चुनाव में 5 साल पहले खालिदा जिया ने चुनाव से हटने का निर्णय लिया था और फिर थंपिंग मेजोरिटी ले देखिए, बची हुई एक ही पार्टी थी जो शेख हसीना की अवामी लीग थी, उसको मिला। लेकिन खालिदा जिया का झुकाव चीन की ओर पहले से रहा है, वो कुछ नया नहीं है। चीन चाहता है कि खालिदा जिया आए और शेख हसीना चाहती हैं कि इस बार भी वही सेम टैक्टिक के द्वारा इतना प्रेशर डाला जाए कि खालिदा जिया चुनाव से क्विट कर जाएं। शी इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग इट। और मुझे लगता है कि अगर इस बार वो क्विट कर जाएंगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं भारत के लिए ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सरदर्द पैदा होने जा रहा है, जिससे हमारे लिए निपटना इतना आसान नहीं होगा। ऑलरेडी भारत की सेनाओं को मालदीव छोड़ने का आदेश दिया जा चुका है और अब भारत ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमारी सेना की टुकड़ियां अब छोड़ देंगी। एक छोटे से देश के सामने भी हमें झुकना पड़ रहा है। जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, इवन आज के एक मुख्य अखबार में लिखा था कि इसराइल एंड अमेरिका बोथ आर लूजिंग द सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्टिल दे आर परसिस्टिंग। इट मींस मोर डेंजर एंड मोर फेटेलिटी इज कमिंग अवर वे। यानी कि पूरा विश्व निर्दयता, निरंकुशता और क्रूरता की ओर आगे बढ़ रहा है और इंसानी जानों की कहीं कोई कीमत नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम किताबों में पढ़ते थे इतिहास में कि पाशविकता क्या होती है, बर्बरता क्या होती है, मध्यकालीन जो मिडिल एजेस में वहां पर किस ढंग से लोगों को खरीदा बेचा जाता था, मारा जाता था। आज जब हमारे सामने वो सारी बर्बरता हो रही है, वो सब बार्बरिज्म जब हो रहा है, तो हमें लगता है कि भले ही टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, लेकिन एक मानव के रूप में हम बर्बर थे या हम जानवर थे, हम जानवर हैं और शायद आगे भी हम जानवर रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। भारत में भी जो हुआ है, अगर आप संसद के अंदर जो हुआ, अगर उस संदर्भ में देखें तो उसके दो तीन अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये निकलता है कि जब 2001 में हमला हुआ था तो उसको इस्लामिक टेररिज्म का नाम दिया गया था, लेकिन यहां पर हिंदू आतंकवाद का नाम देते हुए शायद सत्ता के पैर कांप रहे हैं और लब भी थरथरा रहे हैं कि इसको हिंदू टेररिज्म का नाम कैसे दिया जाए। इसलिए कभी कभी उसको भगत सिंह के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि ये लड़के भटक गए हैं। देखिए, जब कोई भटकता है तभी तो क्राइम होता है, बिना भटके तो क्राइम होता नहीं है। बिना भटके तो अलकायदा भी नहीं बनता और तालिबान भी नहीं बनता है। बिना भटके तो हिटलर भी नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अब वो प्रमाण सीधे सामने आने शुरू हो रहे हैं जहां ऐसा लगता है कि भारत के समाज का तालिबानीकरण, वो भी मेजोरिटेरियन समाज का तालिबानीकरण, एक अच्छी दिशा में जाता हुआ नजर लग रहा है। ये अच्छी दिशा मतलब
यानी कि हम एक पाशविकता और बर्बरता की ओर जा रहे हैं। यही विषय है, सत्ता गूंगी है, सत्ता बहरी है, सत्ता अंधी है और अब विद्रोह के अंकुर फूट रहे हैं। न जाने इसको किस रूप में देखा जाए, क्या अर्थ निकाला जाए, इसको आतंकवाद कहा जाए या फिर इसको एक क्या कहते हैं, एक ऑफलाइन घटना माना जाए, या कुछ भटके हुए युवा हैं और सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार जवाब देने से बच रही है क्योंकि इसमें सारे हिंदू शामिल हैं और जो सवाल उससे किया जाएगा उसको कुचल दिया जाएगा, उसको बुलडोजर के नीचे, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है, बाकी देशों में हो रहा है, यहां भी कुचल दिया जाएगा। आप पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिए जाओगे। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर से तमकीन फयाज साहब, गुजरात से डॉक्टर हरि देसाई, दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा और देहरादून से मीनू जान जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरि भाई, सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। आप लंबे समय तक इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे हैं, आपका बहुत लंबा अनुभव है। ये निरंकुशता, ये बर्बरता, ये बार्बरिज्म देखने का, और जो पूरी दुनिया में घट रहा है और जो हमारे देश में कुछ ज्यादा ही घट रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिशा क्या होगी? क्या हम भी दोबारा से मिडिल एजेस बार्बरिज्म की ओर जा रहे हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं और हम शायद उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हरि देसाई जी। हरि भाई, हरि भाई, आप तक आवाज आ रही है? मुझे लगता है हरि भाई आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आपका कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है शायद। हाँ, नहीं सुन पा रहे हैं। प्लीज ज्वाइन अगेन हरि भाई, ज्वाइन अगेन। मैं तब तक मीनू जैन जी के पास आता हूँ इसी प्रश्न का उत्तर लेके जो मैंने बात की है। कॉन्टेक्स्ट मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, मीनू जैन जी आपने सुन ही लिया है। जी हाँ, आपने बारबेरियनिज्म की बात की, तो हम तो हमेशा से ही रहे हैं इस तरह का। आप देख लीजिए, हम अपने ही समाज के भाई लोग हैं, दलितों के ऊपर हमने किस किस तरह के अमानवीय अत्याचार किए, और इतनी शिक्षा दीक्षा और हमारी आजादी मिलने के बाद और आर्थिक स्थिति में सुधार आने के बावजूद भी हमने अपनी पाशविकताओं को नहीं छोड़ा। वो दलितों के ऊपर जारी है, वो आदिवासियों के ऊपर जारी है, महिलाओं के ऊपर जारी है। समाज अभी बदला ही नहीं है, वहीं हम उसी युग में रह रहे हैं, जबकि इतनी ज्यादा हमारी वैज्ञानिक उन्नति हो चुकी है। पैसे के हम आर्थिक प्रगति के हिसाब से भी आजादी के समय से और आज बहुत बेहतरीन हालत में है। लेकिन उसके बावजूद शिक्षा का भी स्तर काफी सुधरा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहीं उसी आदिम युग में पड़े रहना चाहते हैं। कुछ निकले भी थे, लाइट की तरफ गए भी थे, लेकिन अभी मौजूदा समय में पिछले समय से 8-10 साल से ऐसा माहौल बना हुआ है कि हमें वापस धकेल दिया गया है उसी तरफ। और वहां पे जो ये पाशविकता जिसको आपने कहा, कि इस तरह की हिंसक हिंसक भावनाएं, हिंसक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जाता है और उनको मान्यता दी गई है। मतलब एक सामाजिक उसके तौर पे उसको मान्य कर दिया गया है कि जो जितना हिंसक, जितना बदमिजाज, उसकी उतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस, उतना ही उसको समाज में मान्यता, उतनी ही उसको कद ओहदा, ये उसका उतना ही ज्यादा कद बढ़ेगा। अब ये चीजें, इसमें क्या होता है, जब इस तरह की पाशविकताएं और बर्बरता बढ़ने लगती है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी के तो अधिकारों का हनन हो रहा है। उसमें मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके आर्थिक अधिकारों का हनन हो रहा है दूसरे व्यक्ति का, या कि शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, किसी ना किसी तरह का। तो इसमें इस बर्बरता होती तभी है जब ये इस तरह का आप उनका हनन करें अधिकारों का। तो जो आपका शीर्षक है कि इसमें अंकुर फूटे विद्रोह के, तो डेफिनेटली देखिए, सरकार तो सुन नहीं रही थी। तो सरकार को सुनाना, मतलब आप देखिए, नौबत ये आ गई है कि सरकार टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चुनाव में प्रदर्शनों के माध्यम से, विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से, लोगों उनकी रैलियों से, मोर्चे से मानती नहीं, सुनती नहीं है कि हमारे यहाँ इस तरीके का एक बेरोजगारी का मुद्दा है, उत्पीड़न का मुद्दा है, उसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा भी आप लगा लीजिए, दलितों का मुद्दा है, वंचितों का, सभी के मुद्दे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। तो देखिए, अब उन युवकों को जो कहा गया है कि भाई वो किस तरीके के उन्होंने नारे लगाए और बाद में जो बातें कही, तो उससे ये लगता है कि उन्होंने आजिज आके वो परेशान हो गए कि जब ये सुन ही नहीं रही है सरकार, तो कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, जो किया
उस पे सवाल उठाए जा सकते हैं कि आप एक संसद जो एक देश के चुने हुए प्रतिनिधियों की, पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, वहां आप इस तरीके से अवैधानिक तरीके से वहां घुसे, और आपने ना केवल घुसे, आप कूद पड़े उसके अंदर और आपने जो किया वो। लेकिन आप अगर इस देश के हालात देखें तो उससे लगता है कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आप बताइए, इतना शोर शराबा मचा रहता है बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, सरकार के कान पे जू रेंगती है क्या? पेट्रोल उसी तरह बिक रहा है 100 रुपए लीटर, सरसों का तेल उसी तरह है 200 रुपए लीटर, अरहर की दाल उसी तरह 200 रुपए लीटर है, जीरा 600-700 रुपए किलो है। उसी मतलब कोई चीज आप चिल्लाते रहिए, सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है, उनको जो करना है वो ही करते हैं। तो वो चीजें चल रही हैं, वो केवल ना, वो तो आप अब एक नया और जुड़ा है कि उसमें वो केवल अपनी जनता के साथ नहीं, वो खुद के अपने ही नेताओं के साथ, सेकंड रैंक लीडरशिप के साथ भी वो अत्याचार, दमन और अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो ये चीज एक क्या कहे कि इसको पूरे फैल गई है, एक वे ऑफ लाइफ बन गया है इस तरीके का तानाशाही, जिसमें तानाशाही का ही नतीजा है, अत्याचार, दमन, शोषण, बर्बरता चल रहा है। आपने दलितों का देखा कितना बुरा हाल, मतलब कोड़े से मारा गुजरात में तो उनको नंगा करके। तो ये चीजें चल रही है। मणिपुर में जो हुआ उसको दुनिया ने देखा, सॉरी, उसको दुनिया ने देखा कि किस तरीके से देश की महिलाओं को नग्न करके सड़क पे घुमाया गया और प्रधानमंत्री से लेके पूरा मंत्रिमंडल खामोश बैठा रहा। तो इसका मतलब हमें स्वीकार्यता है इन चीजों की, जो एक अच्छा डेवलपमेंट इस देश के लोकतंत्र के लिए नहीं है। जी, दिनेश।